आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी यह क्लास दोस्तों यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास है। इसमें जो हम सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वह क्वेश्चन आपका 15 अक्टूबर 1917 को पूछा गया था। आपका जो 15 अक्टूबर 2017 में यूपी टेट हुआ था वही पेपर हम सब आज को सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको यूपी टेट से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट का वीडियो और पीडीएफ उपलब्ध कराया जाएगा। आज का पेपर जो हम सब सॉल्व करेंगे दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। अभी तक जितने टेट हुए हैं दोस्तों 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी यूपी टेट हुए हैं, सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे इस चैनल पे आपको सॉल्व कराया जाएगा। चलिए हम सब देर ना करते हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हम सब सबसे पहले इसमें सीडीपी बाल विकास को कवर करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो कहलाती है। कह रहे हैं कि जिस अवधि में सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास, सीखने का वक्र कहते हैं, कि सीखने का पठार कहते हैं, कि या फिर स्मृति कहते हैं, या फिर अवधान कहते हैं। इसका आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उसे हम क्या कहते हैं, सीखने का पठार कहते हैं। अगर इसको हम और समझने का प्रयास करें तो अगर इसे सीखने का पठार में कैसे उत्पन्न होता है, इसको अगर हम समझें तो इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे आपका हो गया ध्यान में कमी, हो गया रुचि में उत्साह, हो गया वातावरण। इसी तरीके से तमाम सारे कारण होते हैं जो सीखने के पठार के बाधक होते हैं। हम सब अगला देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं उसको आपको बताना है। ऑप्शन है 22 या फिर 23 या फिर 24 या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो कि राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कितने जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। लेकिन जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं स्त्री और पुरुष में समान होते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है वह जो है स्त्री और पुरुष में समान नहीं होता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। जो 22 जोड़ी होते हैं वह दोनों में समान रहते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा समान नहीं रहता है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, जोड़े की बात करें, अगर टोटल संख्या की बात पूछे तो वहाँ पे 46 होगा, लेकिन जब जोड़े की बात करें तो यहाँ पे 23 होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र है। पहला ऑप्शन है मानसिक आय गुणे वास्तविक आय, या फिर अगला ऑप्शन वास्तविक आय बटे मानसिक आय, या फिर मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100, या फिर वास्तविक आय गुणे मानसिक आय। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मानसिक आय बटे वास्तविक आय और फिर गुणे 100, यह आपका राइट आंसर होगा। अगर इसे इसकी हम आगे बात करें तो अब यहाँ पे बुद्धिलब्धि की बात हो रही, तो इसे सबसे पहले निकालने का जो तरीका बताए थे वो थे स्टन और कुहलमान थे, जो कि 1912 में बताए थे। लेकिन इसे संशोधित किए थे आपके टर्मन महोदय ने। टर्मन महोदय ने इसे संशोधित करके इसे बनाया था। उन्होंने बताया था कि मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100, यह जो है इसका प्रतिपादन किया था टर्मन महोदय ने। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्रिया प्रसूत की बात कर रहे हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन है हल ने किया, थॉर्नडाइक ने किया, होगार्टी ने किया, या फिर स्किनर ने किया। जैसे कि आप सबको पता होगा दोस्तों, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत का प्रतिपादन आपके स्किनर ने। कौन? स्किनर ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कौन दिए थे? स्किनर ने दिए थे। इनका जो प्रयोग था दोस्तों वह चूहे और कबूतर पर था। किसका? स्किनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं सीखने से प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन है आपके पास, कोहलर ने किया था, या फिर पावलोव ने किया था, या फिर थॉर्नडाइक ने किया था, या फिर गेस्टाल्ट ने किया था। इसमें आपका राइट आंसर होगा जो प्रयास से भूल का सिद्धांत दिया था वह आपका थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था।
और इसी को हम सब दोस्तों मतलब एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम हम सब कहते हैं कि उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, कोहलन निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास अफ्रीडा के सिद्धांत से, विकास का सिद्धांत से, व्यक्तित्व का सिद्धांत से, या फिर अधिगम का सिद्धांत से। अब इसमें कोहलर की बात करें तो कोहलर किससे संबंधित है? जैसा कि आप सबको पता होगा, कोहलर महोदय अधिगम का सिद्धांत से संबंधित हैं। किससे? अधिगम के सिद्धांत से। अगर हम सब कोहलर की बात करें तो इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था दोस्तों, वह सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। किस पे? सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे हैं बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक ऑप्शन है कैटल है, थॉर्नडाइक है, वर्नन है, या फिर स्किनर है। इसमें आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पे तरल और क्रिस्टलीय की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कैटल ने। इन्होंने बुद्धि को दो प्रकार से बताया था। एक आपका बताया था कि तरल बुद्धि, और एक बताया था ठोस बुद्धि। और इनका मानना था जैसे तरल बुद्धि का हम सब तरल बुद्धि को तर्क के आधार पर है, इनको तरल बुद्धि को जोड़े थे तर्क के आधार पर, जो बच्चा प्रयोग करता है उसे हम तरल बुद्धि के अंतर्गत रखते हैं। और एक इन्होंने बताया था कि कठोर बुद्धि के अंतर्गत इसे हम देखें जैसे प्रशिक्षण, अनुभव, ये सब कठोर बुद्धि के अंतर्गत ये रखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा अधिगम का पठार का कारण नहीं है? अधिगम का पठार की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन है पहला प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। देखिए दोस्तों, जो पठार का कारण नहीं है, ये सब पठार के कारण है। प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। लेकिन जो विद्यालय का असहयोग है, यह जो है आपका अधिगम के पठार का कारण नहीं है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज इसी में हो जाते हैं कि विद्यालय का असहयोग रहेगा तब भी पठार का कारण होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही है, ये कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? ऑप्शन है समझ के, अनुप्रयोग के, सृजनात्मकता के, या फिर समस्या समाधान के। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहे हैं कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण का परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन है गिट्स व अन्य, मार्गन और गिलीलैंड, या फिर स्किनर, या फिर क्रॉनबर्ग। इसमें आपका राइट आंसर होगा गिट्स व अन्य। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। करें अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण का परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। किसके अनुसार? गिट्स व अन्य के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? गोलमैन, आगे हम ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। गोलमैन जो संबंधित है दोस्तों आपके संवेगात्मक बुद्धि से हैं। किससे? संवेगात्मक बुद्धि से हैं। अगर हम सब संवेगात्मक बुद्धि की बात करें तो दोस्तों जैसे स्वयं या दूसरे की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता होती है संवेगात्मक बुद्धि में। जो आपके गोलमैन थे, इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि नामक पुस्तक लिखी थी। इसी पुस्तक की वजह से सभी का ध्यान इन्होंने अपने तरफ खींचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। ऑप्शन है व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, या फिर बुद्धि का, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इसमें स्टैनफोर्ड की बात करें तो स्टैनफोर्ड जो परीक्षण होता है उसमें बुद्धि का मापन किया जाता है। किसका मापन किया जाता है? बुद्धि का मापन किया जाता है। इसे जो है
1905 में इसे बनाया गया था। क्या इसे बनाया कौन थे? बीने ने अपने सहयोगी और साइमन के साथ मिलकर बनाया था। किसे? बीने और साइमन के बीने बनाए थे और इसमें इनके सहयोगी कौन थे? साइमन सहयोगी थे 1905 में। और ये सबसे सफल बुद्धि परीक्षण माना गया था। यह कौन? स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, करें निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? किससे? शेष से भिन्न है। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, या फिर समान अवयवों का सिद्धांत। अगला है ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, या फिर सामान्यीकरण का सिद्धांत। अब इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। देखिए दोस्तों, इसमें जो ये सिद्धांत है आपका ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, इसमें शेष से भिन्न पूछा है। यह जो आपका ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत होता है दोस्तों, यह अधिगम का सिद्धांत है। और ये तीनों जो होते हैं आपके, ये तीनों आपके अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत होता है। इसको आप इसीलिए ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत आपका भिन्न है। नेक्स्ट है, अंतर्मुखी व्यक्ति या बहुमुखी व्यक्ति का वर्गीकरण किसने किया? ऑप्शन है फ्रायड ने किया था, जुग, मन, या फिर आलपोर्ट। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लेकिन यह इस टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यह युंग है, जुग नहीं है, यह युंग होगा। इनके अनुसार जो है, युंग के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसमें पहला इनका था अंतर्मुखी, दूसरा था बहुमुखी। इसमें अंतर्मुखी दिया ही गया है, बहुमुखी दिया ही गया है। पहला इसमें अंतर्मुखी हो गया, दूसरा बहुमुखी, और तीसरा इनका था उभयमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है, या फिर विश्लेषण है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है दोस्तों? ज्ञान है। यह दोस्तों 6 चरणों में होता है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति जो होता है 6 चरणों में होता है। अगर इसके चरणों की हम सब बात करें तो पहला हो गया इसमें ज्ञान हो गया, समझ हो गया, अनुप्रयोग हो गया, विश्लेषण हो गया, संश्लेषण हो गया, और मूल्यांकन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन से कारक हैं उसको आपको बताना है। आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशन जन्य तत्व, या फिर शारीरिक तत्व, या फिर वंशानुगत तत्व। जो प्रभावित करने वाले कारक हैं दोस्तों वह आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है। यह उदाहरण होगा, किसका होगा? एक बच्चा है जो साइकिल चलाना जानता है, लेकिन वह मोटरसाइकिल को चलाना सीख रहा है। उदाहरण होगा क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्वा अधिगम अंतरण का, या फिर द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, या फिर कोई भी अधिगम अंतरण का। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वा अधिगम अंतरण का। अगर इसको हम सब समझने की बात करें तो जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण का उपयोग प्राणी के द्वारा किसी अन्य भिन्न प्रकार की अथवा उच्च स्तरीय परिस्थितियों के अध्ययन में किया जाता है तो इसे सीखने का ऊर्ध्वा अंतरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? ऑप्शन है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, या फिर अनियमित विकास का नियम, या फिर द्रुतगामी विकास का नियम, या फिर कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध। इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी, अनियमित विकास का नियम। यहाँ पे पूछ रहे थे शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है,
जो अनियमित विकास का नियम है इसे अगर हम सब समझने के प्रयास करें दोस्तों, अगर जैसे और प्राणी हैं उनकी अपेक्षा मानव का शरीर है, इसमें विकास गति बहुत धीमी से होता है और अनियमित होता है। कभी कभी गति जैसे तेज होता है, फिर धीमे हो जाता है, फिर तेज होता है, इस तरीके होता है। जैसे बालक का जब शैशवावस्था होता है तो उसमें शारीरिक वृद्धि बहुत तेज होती है, लेकिन वहीं जैसे बाल्यावस्था आता है तो धीम हो जाता है, फिर किशोरावस्था आता है तो फिर वृद्धि फिर तेज हो जाती है, फिर प्रौढ़ावस्था में स्लो हो जाती है। इसलिए इसे अनियमित विकास का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत की यहाँ पे बात कर रहे हैं। विकास का सिद्धांत नहीं है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या फिर समान प्रतिमान का सिद्धांत। मेरिडिथ ने, डगलस और हॉलैंड ने। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों हर्लाक ही होगा। अब हर्लाक दोस्तों मानते थे कि जो बालक का विकास होता है वह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता है। ऐसा किसका मानना था दोस्तों? हर्लाक का मानना था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार को किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है ड्रिवेल ने, मैकडूगल ने, थॉर्नडाइक ने या फिर वुडवर्थ ने। अब जो 14 मूल प्रवृत्तियों को दोस्तों जो 14 प्रकार से वर्गीकृत किया था वो आपके मैकडूगल महोदय थे। इन्होंने जो है 14 प्रकार से वर्गीकृत किया था। अब दोस्तों इन्होंने जितने मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं, 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं, सबके अलग अलग संवेग भी बताए हैं, उसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम सब देखते हैं। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु के ऊपर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है। किसका कथन है इसको आपको बताना है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन डेम्बल का, रॉस का, मन का या फिर मैकडूगल का। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डम्बिवल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? यहाँ पे शामिल नहीं पूछा गया है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रियता का नियम, प्रभाव का नियम। इसमें आपको बताना होगा कौन सा सीखने में कौन शामिल नहीं है, उसको आपको बताना है। इसमें दोस्तों आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बहु अनुक्रियता का नियम। अब जो इसका प्रतिपादन किया था दोस्तों वह आपके थॉर्नडाइक महोदय ने किया था। इन्होंने इसका 2 भागों में बांटा था। एक आप बांटे थे आपके मुख्य नियम, एक बांटे थे आपके गौण नियम। मुख्य नियम में इन्होंने 3 बताए थे, जिसमें अब इनका पहला था तत्परता का नियम था, अभ्यास का नियम था और प्रभाव का नियम था, लेकिन बहु अनुक्रियता का नियम नहीं था। लेकिन अगर ही गौण नियम की बात करें तो गौण नियम के अंतर्गत बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम, ये सब नियम थे गौण नियम के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? ऑप्शन है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण या फिर आर्मी अल्फा परीक्षण या फिर चित्रांकन परीक्षण। इसमें आप इनका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 12 से 16 वर्ष के बच्चों की बात हो रही है तो इन्होंने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण के नाम से प्रतिपादित किया था। यह जो है डॉक्टर एस जलोटा जो पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, इन्होंने जो है इसका प्रतिपादन 1963 में किया था और इन्होंने बताया था यह परीक्षण जो है हिंदी, उर्दू एवं आंग्ल भाषा के लिए बनाया था। अगला क्वेश्चन है, सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक। एक मिनट दोस्तों, इसमें कह रहे हैं कि युग्म सही नहीं है, उसको आपको बताना है कौन सही नहीं है।
करें सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधक बी एस स्किनर, सीखने का क्लासिक सिद्धांत पावलोव, सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने। इसको आपको जोड़ा बताना है, कौन सा जोड़ा नहीं, मतलब कौन सा जोड़ा गलत है और बाकी जोड़े सही हैं, उसको आपको बताना होगा। इसमें दोस्तों जो इसमें सही होगा, गलत होगा सीखने का समग्र सिद्धांत हल, ये जो है आपका गलत होगा। और यहाँ पे गलत पूछा है, गलत गलत के साथ चला जाएगा। अगर हम इसके सीखने का समग्र सिद्धांत की बात करें तो इसे जो दिए थे कोहलर तथा कुटकोप्का द्वारा दिया गया था। और इनकी बात करें, हल के द्वारा बात करें तो हल जो है इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसे जो है सीखने के प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कौन? सीखने के प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन जो किए थे हल ने किए थे। ये आपका सीखने का समग्र सिद्धांत का प्रतिपादन जो किए थे आपके वो किए थे कोहलर तथा कुटकोप्का द्वारा किया गया था। अगला है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्ति के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? ऑप्शन है आपके पास क्रिस्मर, युंग, कैनन या फिर स्पेंजर। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सही तो है ए, जो ग्रंथियों के आधार पर व्यक्ति के विभिन्न प्रकारों का चर्चा किसने की थी? आपके हैं क्रेमसर। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि किसके सिद्धांत का प्रतिपादन, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का पूछ रहे हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है आपके पास, पहला है थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने या फिर वर्नर ने या फिर अस्टर्न ने। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने दो प्रकार की बुद्धि बताई थी, इसका प्रतिपादन इन्होंने किया था। बुद्धि के द्विकारक का सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने 1904 में किया था। कितने में दोस्तों? 1904 में किया था। इन्होंने सिर्फ दो प्रकार के बताया। पहला एक बताया था इन्होंने, कहे थे कि एक सामान्य योग्यता कारक बुद्धि, एक सामान्य योग्यता कारक बुद्धि, और दूसरा बताया था विशिष्ट कारक योग्यता बुद्धि। यही दो प्रकार के बताए थे। कौन? स्पीयरमैन ने। अगला है, इनमें से किनका नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, गाल्टन, रास या फिर वुडवर्थ। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, गाल्टन। गाल्टन को ही सृजन शास्त्र का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसने कहा था? आपके पास ऑप्शन है कोल एवं ब्रुस का या फिर ड्रेवेल का या फिर डिहान का या फिर क्रो एंड क्रो का। इसमें राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्रो एवं क्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की भावना किस अवस्था में आती है? इसको आपको बताना है दोस्तों। बाल्यावस्था में आती है या फिर शैशवावस्था में आती है या फिर पूर्व किशोरावस्था में आती है या फिर मध्य किशोरावस्था में आती है? इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पूर्व किशोरावस्था। इसकी अगर एज की बात करें तो 12 से 14 वर्ष होता है। यहाँ पे दोस्तों आपका CDP कंप्लीट हुआ। ये पेपर जो हम सब सॉल्व कर रहे थे दोस्तों 2017 में आपका पूछा गया था। यूपी टेट में दोस्तों जितना ज़रूरी आपके लिए नए स्टडी मटेरियल है, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आप सब प्रैक्टिस करिए पुराने भी क्वेश्चन, क्योंकि कभी कभी बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। अगर आप इसका प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपके आने वाले यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। अब चलिए हम सब हिंदी को शुरू करते हैं। यहाँ पे हिंदी आपका कंपलसरी होता है सभी के लिए। हिंदी के बाद एक भाषा आपको चुनना होता है। इसमें कह रहे हैं कि निमिष शब्द का पर्याय है। निमिष एक शब्द दिया गया है, निमिष।
इसका पर्याय आपको बताना है। ऑप्शन है पहला प्रकाश है, छिद्र है। अगला ऑप्शन देखते हैं हम सब, पूर्ण है, क्षण है। इसका जो निमिष का अगर पर्यायवाची हम सब बात करें तो दोस्तों निमिष का पर्यायवाची होता है क्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद निधन कपट है, निष्धन कपट है, या फिर निधन कपट है, या फिर निष्धन कपट है। अगर दोस्तों निष्कपट की बात करें तो इसमें में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निधन कपट। इसका संधि विच्छेद है। अगर इसकी संधि की बात करें तो यह आपका विसर्ग संधि में आता है। कह रहे अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग आपको बताना है अत्यंत का। पहला ऑप्शन है अत है, अ है, या फिर अत्य है, या फिर अति है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग होता है दोस्तों अति होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है। जी देखिए दोस्तों, पहला है कृतवाच्य, यहाँ बता रहे हैं कर्मवाच्य, भाववाच्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आप शब्द से ही अंदाजा लगा सकते हैं। कह रहे हैं मुझसे उठा नहीं गया, ये एक भाव बता रहे हैं ना कि मुझसे उठा नहीं गया, इसीलिए यह आपका भाववाच्य होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। ऑप्शन है पहला अनुग्रहित, अनुग्रहित, या फिर अनुग्रहित, या फिर अनुग्रहित। अगर इसकी वर्तनी की हम सब बात करें तो दोस्तों जो आपका सही वर्तनी होगा, अनुग्रहित कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन, एक मिनट, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। यहाँ पे जो आपका लिखा गया है अनुग्रहित लिखा गया है, यही अनुग्रहित होना चाहिए। यहाँ पे पहले ह रहे आ रहेगा अनुग्रहित, यही आपका सही होगा। बाकी ये सारे अनुग्रहित इस तरीके से भी नहीं रहेगा, ऐसा भी नहीं रहेगा, और ये भी गलत है। तो ऑप्शन यही आपका सही था, लेकिन यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपत्यका का अर्थ है, इसका आपको अर्थ बताना है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। उपत्यका आपको बताना है प्राणियों के पेट का एक अंग, या फिर पर्वत का शिखर, या फिर पर्वत के पास की भूमि। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर होगा पर्वत के पास के भूमि। पर्वत के पास के भूमि उपत्यका का अर्थ होता है। अगर पहले की बात करें, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको हम उदयाचल कहते हैं। क्या कहते हैं? उदयाचल कहते हैं इसको। बाकी बाकी सारे असंगत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द। ऑप्शन है पहला प्रत्याशा होगा, या फिर अप्रत्याशित होगा, या फिर अपरिमेय होगा, या फिर अनाहुत होगा। यहाँ करें जिसके पूर्व से कोई आशा ना हो, यह इसका राइट आंसर होगा अप्रत्याशित कहेंगे। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे हम अप्रत्याशित कहेंगे। लेकिन यहाँ पे पहला है प्रत्याशा। अब प्रत्याशा किसे कहेंगे दोस्तों? प्रत्याशा होता है जिसकी आशा की गई हो। जैसे जिसकी आशा की गई हो उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्याशा कहेंगे। अपरिमेय दिया गया है। अपरिमेय की अगर हम सब बात करें तो जिसकी माप ना संभव हो उसे जैसे अपरिमेय कहेंगे कि इन्फानाइट तक है, उसकी माप संभव नहीं है, इसलिए हम उसे अपरिमेय कहते हैं। अगला आपका आता है अनाहुत का है। अनाहुत की अगर हम सब बात करें तो जो बिना बुलाए आए उसे हम सब क्या कहेंगे? अनाहुत कहेंगे। नेक्स्ट है, करें अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। अपेक्षा का विशेषण रूप को आपको बताना है। सापेक्ष है, या उपेक्षा है, या फिर निरपेक्ष है, या फिर अपेक्षित है।
अगला क्वेश्चन है, फिर अंगा का उच्चारण स्थान है होता है, क्या होता है उसको आपको बताना है। नासिक होता है, या फिर कंठस्थ होता है, या फिर मूर्धन्य होता है, या फिर कंठ तालव्य होता है। जो अंगा का उच्चारण है दोस्तों, वह आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, नासिक होगा। जितने भी अक्षर होते हैं दोस्तों, जो सभी वर्ग हैं, जैसे का वर्ग हो गया आपका, च वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, जितने भी वर्ग हैं, सभी अक्षर का लास्ट का अक्षर, पांचवा अक्षर वो आपका, सभी अक्षर वो आपके नासिक आते हैं। जैसे आपका अंगा हो गया, इया हो गया, अड़ा हो गया, ना हो गया, अम्मा हो गया, ये सब आपके नासिक वर्ड आते हैं। इनको बोलते समय दोस्तों, जो हमारी श्वास की आयु होती है वह नासिक से होकर निकलती है, जिसे हम बोलते हैं अंगा। अब अंगा बोलने में दोस्तों, वो हमारी जो वायु नासिक से भी होकर निकलती है, जैसे इया हो गया। इसी तरीके से अगला शब्द है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, गोधूम। गोधूम शब्द का तद्भव आपको बताना है। गोधूम का तद्भव आपको बताइए। ऑप्शन है पहला, गेहूं होगा, कि गाय होगा, कि गोबर होगा, या फिर गोधन होगा। अब गोधूम शब्द का तद्भव की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गोधम एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा गेहूं होगा। क्या होगा? गेहूं होगा। और अगर गाय की बात करें तो दोस्तों, गाय का होता है, गाय का तत्सम होता है दोस्तों गौ होता है। इसको आप ध्यान दीजिए। गोबर का होता है दोस्तों आपका, गोबर की बात करें तो गोमय होता है। ये सब आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछते हैं। अब स, यहाँ पे स की बात करें, स का ध्वन उच्चारण स्थान होता है, उसको आपको बताना है। दंत होता है, मूर्धा होता है, तालु होता है, कि दंतालु होता है। इसका अगर स की बात करें तो स का उच्चारण स्थान होता है दोस्तों आपका ताल होता है। स का उच्चारण स्थान ताल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल संख्यावाचक है, या फिर गुणवाचक है, या फिर परिणाम बोधक है, या फिर सर्वनामिक है। अब दोस्तों 4 गज मलमल में जो है ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, परिणाम बोधक है। कौन सा विशेषण है? परिमाण बोधक है। इसके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित परिणाम बोधक, एक होता है अनिश्चित परिणाम बोधक। यहाँ पे शीश का तत्सम रूप बताना है आपको। किसका? शीश का। शीशा होगा, शीर्ष होगा, सिरा होगा, या फिर शीर्षक होगा। जो शीश का तत्सम होता है दोस्तों आपका, वो शीश का तत्सम होगा शीर्ष होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्न में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? किस देश में, इसको आपको बताना है। ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में किया जाता है, या फिर पाकिस्तान में किया जाता है, या फिर मार्शिस में किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। जो मार्शिस देश है दोस्तों, यहाँ पे हिंदी लिखने और बोलने में प्रयोग किया जाता है। चौराहा शब्द में समास आपको बताना है दोस्तों। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? अगर हम सब समास की बात, ऑप्शन इसमें पहला है, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अव्ययीभाव समास है। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसमें आपका द्विगु समास होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। द्विगु समास में दोस्तों जिसका पहला अक्षर होता, पहला पद होता है वह संख्यावाचक होता है। इसमें चौराहा है ना, इसमें संख्यावाचक आ रहा है, इसलिए आपका यह द्विगु समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर जो आपका है किस भाषा की रचना है? अवधी के, बुंदेली के हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं। ब्रज का है, छत्तीसगढ़ी है। जो सूरसागर है दोस्तों वह आपका ब्रज भाषा की है। किस भाषा की? ब्रज भाषा की। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब दोस्तों अगर सूरसागर की बात करें तो सूरसागर में दोस्तों सूरदास के कृष्ण भक्ति से युक्त पदों का संग्रह है। किसके? कृष्ण पदों का इसमें व्याख्या की गई है सूरसागर में। अगला क्वेश्चन है, करें आग की किरकिरी होना का अर्थ आपको बताना है। आग का किरकिरी होना,
अप्रिय लगना, या फिर धोखा देना, या फिर कृषदायक होना, या फिर बहुत प्रिय होना। आँख की किरकिरी का यहाँ मतलब पूछ रहे हैं। आँख का किरकिरी का मतलब होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसमें ए आपका सही होगा, अप्रिय लगना। क्या लगना? अप्रिय लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, कौन सा रूप है? शुद्ध वर्तनी है, सुलेख है, या फिर श्रुतलेख है, या फिर आशु भाषण है। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आशु भाषण। मौखिक अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं, मौखिक जैसे शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख, यह सब आपका लिखने से संबंधित है, लेकिन आशु भाषण जो है वह मौखिक अभिव्यक्ति से संबंधित है। यहाँ पे कह रहे हैं कि वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? ऑप्शन है आपके पास सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी, या फिर रामधारी सिंह दिनकर। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, जो वीरों का कैसा हो वसंत के कविता के लेखक जो है आपके सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। अगर दोस्तों वीर रस की बात करें तो वीर रस में यह एकमात्र कवियत्री थी, कौन? आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी जो और भी रचनाएं थी, जैसे झांसी की रानी थी, त्रिधरा थी, मुकुल थी, यह सब इनके प्रमुख रचनाएं थी। यहाँ पे कह रहे हैं कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ हैं, इसको आपको बताना है। 15 हैं, या फिर 25 हैं, या फिर 18 हैं, या फिर 22 हैं। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिंदी भाषा की जो है बोलियों की संख्या 18 है। अगर हिंदी भाषा की हमसे बात करो तो इसकी 5 उपभाषाएं हैं। कितनी? 5 उपभाषाएं हैं हिंदी भाषा की, जिसमें आपका आता है पूर्वी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी की हमसे बात करें तो जैसे बघेली हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया, अवधी हो गया, ये सब आपके पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आपका आता है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों आपके ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी, ये सब आपके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आपका बिहारी हिंदी आता है, जो कि मैथिली, मगही, भोजपुरी, ये सब बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। उसके बाद राजस्थानी आता है। राजस्थानी के अंतर्गत मालवी हो गया, मेवाती हो गया, मारवाड़ी हो गया, ये जयपुरी हो गया है, ये सब आपके राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद पहाड़ी हिंदी आता है आपका, पहाड़ी के अंतर्गत गढ़वाली हो गया, कुमायूनी हो गया, ये सब आपके आते हैं पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? साहित्यिक भाषा, प्रांजल, या फिर व्याकरणिक भाषा, या फिर मानक भाषा। इसमें व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा की बात कर रहे हैं। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मानक भाषा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय युग से निकलने वाली पत्रिका युग्म है। ऑप्शन है पहला कवि वचन, सुधा हिंदी, प्रदीप, या फिर सरस्वती माधुरी, या फिर कल्पना, ज्ञानोदय, या फिर नवनीत कदम्बनी। इसका आपका राइट आंसर बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कवि वचन, सुधा हिंदी, प्रदीप। अब इसका प्रकाशन दोस्तों 1877 में किया गया था। कब? 1877 में। और प्रयाग से बालकृष्ण भट्ट ने किया था। कहाँ से? प्रयाग से। ये एक मासिक पत्रिका थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? इसको आपको बताना है। पृथ्वीराज रासो है, या फिर खुमान रासो है, परमाल रासो, या फिर बिशलदास रासो है। इसमें आपका राइट आंसर है दोस्तों परमाल रासो है। कौन सा? परमाल रासो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए आप। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम लीलाधर जुगुड़ी है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी है, हरे प्रकाश उपाध्याय, या फिर अखिलेश है। इसके संपादक दोस्तों अखिलेश थे। यह जो लखनऊ से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी, यह भी एक आपकी मासिक पत्रिका थी, तद्भव पत्रिका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 बरस लो कुकुर जीवन, यह मिट गया है। अरु 13 लो जियो सियार। यह पंक्ति किसकी है, इसको आपको बताना है दोस्तों। यह जो इस ऑप्शन है आपके पास विद्यापति की है, चंद्रबरदाई की है, या फिर नरपति नाला की है, या फिर जगनिक की है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, यह जो है यह पंक्ति जगनिक की है। किसकी है, जगनिक की है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यह लाइन जो है दोस्तों आपकी परिमाल रासो आला खंड से लिया गया है। किससे, परिमाल रासो आला खंड से लिया गया है। यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों कि गद्यांश दिया गया है, गद्यांश पढ़ के आपको आंसर देना है दोस्तों। ये गद्यांश जो आता है दोस्तों, यह आपका 100% सही करके जाता है। यह नंबर आपका कभी गलत नहीं होता, अगर बस आपको इसको अच्छे से पढ़ना होता है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लिए, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से 55 से 60 क्वेश्चन बताया है, मतलब 4 क्वेश्चन आपको, चारे क्वेश्चन 100% गारंटी है कि सही होगा। बस इसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा, और जो क्वेश्चन है इसी में से वह क्वेश्चन बनते हैं, और इसी में से मिला कर आपको आंसर देना होता है। चलिए हम इसको आप पढ़ लीजिएगा, हम क्वेश्चन का आंसर आपको बताते हैं। अब उस गद्यांश से पहला जो क्वेश्चन बनाया है दोस्तों, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अब घुमक्कड़ की बात कर रहे हैं, प्रत्यय आपको बताना है, अक्कड़ है या फिर है, अड़ा है या फिर कड़ है। इसमें घुमक्कड़ कड़, देखिए इसमें जो आपका प्रत्यय बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही है, अक्कड़। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, अक्कड़ प्रत्यय है। कह रहे हैं कि महावीर, अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। पावापुरी में हुआ था, वैशाली में हुआ था, कुशीनगर में हुआ था, या फिर पारसौली में हुआ था। अब ये जो है महावीर जन्म का बात पूछे, जो गद्यांश दिया गया था दोस्तों, उसको आप पढ़ेंगे, उसमें 100% ही लिखा गया है कि महावीर प्रसाद का जन्म, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो फिर उसमें आपका आंसर मिल जाएगा। इसका राइट आंसर वैसे दोस्तों है वैशाली में। महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों वैशाली में हुआ था, और इन्होंने जो अपना शरीर त्याग किया था वह पावापुरी में किया था। जन्म इनका वैशाली में हुआ था, और इस शरीर का त्याग इन्होंने पावापुरी में किया था। स्वच्छंद में कौन सा संधि है, स्वच्छंद की बात कर रहे हैं। स्वच्छंद में दोस्तों ऑप्शन है पहला विसर्ग संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है कि व्यंजन संधि है। इसमें दोस्तों अगर हम विग्रह करें तो स्वधन छंद होता है। स्वच्छंद का विग्रह होगा, स्वधन छंद होगा। इसमें आपका व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यहाँ पे कह रहे हैं कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी, 12 वर्ष थी कि 34 वर्ष थी, या फिर 45 वर्ष थी, या फिर 80 वर्ष थी। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर 34 ने 35 वर्ष था। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष थी। अगला क्वेश्चन है, करें शुद्ध धर्म का अर्थ है। शुद्ध धर्म का अर्थ आपको बताना है। जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, मुस्लिम धर्म है, वैदिक धर्म है। शुद्ध धर्म का अर्थ आपको बताना है। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वैदिक धर्म है। जो शुद्ध धर्म है इसका अर्थ होता है वैदिक धर्म। अब यहाँ पे आपका सीडीपी खत्म हो गया और हिंदी खत्म हो गया। अब हम सब शुरू करते हैं ईवीएस को, परियर रोड को भी कवर करते हैं। अब यहाँ से दोस्तों हम सब शुरू करते हैं ईवीएस। जो ईवीएस आपका दिया गया है दोस्तों, वह आपका है पहला क्वेश्चन, इसमें एगमार्क से संबंधित है। किससे, एगमार्क से संबंधित है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एगमार्क जो होता है किससे संबंधित है। गुणवत्ता से संबंधित है, पैकिंग से संबंधित है, संसाधन से संबंधित है, उत्पादन से संबंधित है।
इसमें जो एगमार होता है दोस्तों वह गुणवत्ता से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए सही है। अब हम एगमार की बात करते हैं तो एगमार जो जारी करता है दोस्तों भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। एगमार्क जो दिया जाता है भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इसमें होता क्या है इसको हम समझते हैं। इसमें जो खाद्य सामग्रियों के लिए यह प्रमाणित चिन्ह दिया जाता है भारत में जिसे कृषि खाद्य उत्पादकों पदार्थों पर लगाया जाता है। एगमार शब्द रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ जिसे आपको हम बताए हैं जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता तथा गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। जो एगमार्क होता है वो वस्तुओं को खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों जो आपका मौलिक कर्तव्य लिया गया था वह आपका यूएसएसआर से लिया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है इसमें। अब देखिए दोस्तों अगर मूल कर्तव्यों की हमसे बात करें तो यह आपका यूएसएसआर से लिया गया था जो पूर्व सोवियत संघ रूस है उसी से यह लिया गया था। इसमें देखिए ये संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। क्या रखा गया है? मूल कर्तव्य रखा गया है। इसमें टोटल 11 प्रकार के मूल कर्तव्य हैं और इसको प्रत्येक नागरिकों को पालन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 305 हो, 275, 206 या फिर 175? इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 206। जबकि वयस्क मानव में 206 होती है। अगर वह शिशु की बात करें तो शिशु में ज़्यादा होती हैं, शिशु में 300 होती हैं। अगला क्वेश्चन है आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है कहाँ पे है? उस राज्य को आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है कि बिहार में है कि या पश्चिम बंगाल में है? इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, पश्चिम बंगाल। अब आर्सेनिक द्वारा जो जल प्रदूषण होता है और भी राज्य हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण है वो पश्चिम बंगाल में ही है। इसमें अगर और राज्यों की हम सब बात करें तो इसमें आपके आते हैं झारखंड आता है, बिहार आता है, उत्तर प्रदेश आता है, असम आता है, मणिपुर आता है, छत्तीसगढ़ आता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है वो आपका पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के 4 जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। ऐसा नहीं पूरा पश्चिम बंगाल प्रभावित है, पश्चिम बंगाल के 4 जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। वो है आपका मुर्शिदाबाद हो गया, नदिया हो गया, उत्तरी और दक्षिणी, यही सब जिले हैं जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ध्रुव तारा से है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ध्रुव तारा कहाँ जाता है? उत्तरी तारे को कहा जाता है, उत्तरी तारे को कहा जाता है, दक्षिणी तारे को कहा जाता है, पूर्वी तारे को कहा जाता है, या फिर नागासाकी में? इसमें आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी तारा को। दोस्तों जो आपका तारा ध्रुव तारा है हमेशा उत्तर दिशा में ही चमकता रहता है तथा उत्तरी ध्रुव से ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है। क्यों यह एक ही दिशा में क्यों दिखाई पड़ता है दोस्तों? क्योंकि यह जो है उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है आपके पास न्यूयॉर्क में है, सिडनी में है, या फिर एम्स्टर्डम में है, या फिर नागासाकी में है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय इसको आपको बताना है। इसका मुख्यालय दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट होगा, यह एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। ग्रीन पीस एक स्वतंत्र वैश्विक अभियानकारी संस्था है। कैसी संस्था है? वैश्विक अभियानकारी संस्था है। इसकी स्थापना की अगर हमसे बात करें तो दोस्तों 1971 में हुई थी। कब हुई थी? 1971 में हुआ था।
इसका जो काम होता है दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन करना होता है। नेक्स्ट है, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। कब किया गया था? 1960 में किया गया था, 1962 में किया गया था, 1972 में किया गया था, 1975 में किया गया था। इसको आपको राइट आंसर बताना है, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, जो आपका वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में किया गया था। इसका पारित करने का कारण था कि दोस्तों जो अवैध शिकार है, व्यापार को रोकने के लिए किया गया था, जो इसमें जो जुर्माना और दंड का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन है 1972 में किया गया था, या फिर 1973 में किया गया था, या फिर 1981 में किया गया था, या फिर 1985 में किया गया था। अब प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो इसका शुरुआत दोस्तों 1973 में किया गया था। कब किया गया था? 1973 में किया गया था। अगर इसका शुरुआत करने की बात करें तो यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। कौन सा? प्रोजेक्ट टाइगर। भारत में कुल 49 प्रोजेक्ट टाइगर हैं, जिसमें आपका 48वां प्रोजेक्ट टाइगर था आपका राजाजी टाइगर था, और 49वां आपका असम में बना था, जिसे ओरंग टाइगर रिजर्व कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान का ऑक्सीकरण एवं अपचयन होता है। ऑप्शन है जल NADP, या फिर NADPH+2 CO2, या फिर CO2 जल, या फिर CO2 NADPH2। इसमें आपका राइट आंसर होगा जल NADP। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, आसवन कहते हैं, या फिर किण्वन कहते हैं, या फिर स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। यह जो क्वेश्चन है दोस्तों, यह आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया। इसका जो कि राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, किण्वन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि फूलों की घाटी अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में है, कि हिमाचल प्रदेश में है, कि सिक्किम में है, उत्तराखंड में है। जो दोस्तों फूलों की घाटी है आपकी उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में स्थित है। एक चमोली जिला है उत्तराखंड में, वहीं पे है फूलों की घाटी अवस्थित है। इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया है। किसको? फूलों की घाटी को। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह एक उच्च ऊष्मीय मान का है, या फिर यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, या यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। इसमें आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसमें दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। यह आपका गलत होगा, इसमें सत्य नहीं है पूछा है, तो नहीं का आंसर नहीं के साथ चला जाएगा। अगर हम सब LPG की बात करें तो LPG के बारे में हम सब और कुछ जानते हैं। यह मुख्यतः प्रोपेन तथा ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। क्या? कौन सा? LPG में जो होता है, यह LPG एक प्राकृतिक गैस होता है। और एक चीज़ और दोस्तों हम समझने का प्रयास करें, यह जो गंध रहित होता है, जो LPG आपका होता है गंध रहित होता है। लेकिन आप कभी कभी घर में देखिए गैस चालू करते तो एक स्मेल आती है, ये स्मेल इसमें मिलाई जाती है, ना कि यह प्राकृतिक होती है। जब जो LPG गैस होती है उसमें कोई गंध नहीं होता, पता ही नहीं चला। यह स्मेल इसमें इसलिए मिलाई जाती है कि ताकि अगर ये लीक हो तो पता चले, लोगों को पता हो जाएगा हाँ गैस लीक हुआ है। अगर यह इसमें यह न मिलाया जाए तो गैस किसी का लीक रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा ना कि हाँ गैस से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। इसमें जो मिलाते हैं उसका नाम होता है जो तो एथिल मार्केप्टन, यही मिलाते हैं ताकि यह इसमें गंध होती है, तब गंध इसमें आती है, नहीं तो इसके पहले ये गंध रहित होता है LPG। अगला क्वेश्चन है, कहने के निम्नलिखित में से पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? ऑप्शन है UVAB, पहला ऑप्शन है UVA, या फिर
बी या फिर यूवीसी या फिर इनमें से कोई नहीं। जो सबसे ज़्यादा हानिकारक है उसको आपको बताना है। जो सबसे ज़्यादा हानिकारक है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यूवीसी जो है सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि कोटोवैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी जो अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है इसको आपको बताना है। सिसिली में अवस्थित है या फिर हवाई में अवस्थित है या फिर इंडीज में या फिर रॉकीज में। इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडीज में। अगर इसकी हम बात करें तो दोस्तों यह एक सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। कौन? कोटोपैक्सी। इसकी अगर और हम सब बात करें, यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर में इंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर में इंडीज पर्वतमाला पर। करें द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। यह किसकी रचना है इसको आपको बताना है। अरस्तु की रचना है या फिर चार्ल्स डार्विन की या फिर मेंडल की, रॉबर्ट हुक की है। यह दोस्तों चार्ल्स डार्विन की है। किसकी है? चार्ल्स डार्विन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। अजैविक घटक आपको बताना है। प्रोटीन है कि मृदा है, कवक है, फास्फोरस है। इसमें नहीं पूछा है कौन कौन है, इसमें कौन नहीं उसको आपको बताना है। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जो कवक होता है दोस्तों ये जैविक घटक है, ये सब अजैविक घटक आते हैं। प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस अजैविक घटक में आएंगे, लेकिन इसमें नहीं पूछा है। तो नहीं जो है कवक है, कवक आपका जैविक घटक में आता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तिब्बत की एक नदी है जिसका नाम है सांगपो नदी। भारत में उसका नाम क्या है उसको आपको बताना है। गंगा है कि यमुना है कि ब्रह्मपुत्रा है कि सिंधु है। इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्रा। अगर हम सब ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो दोस्तों यह मानसरोवर झील के निकट चुंगपाडंग हिमानी से निकलती है। और इसकी पूरी लंबाई की अगर हम सब बात करें तो ब्रह्मपुत्रा नदी की लंबाई 25 से 80 किलोमीटर है। और भारत में इसकी लंबाई जो है 13 से 46 किलोमीटर है। अब मकर रेखा आपको बताना है। मकर रेखा है कितने पे है? 23 से 1/2 या फिर 22 से 1/2 या 23 से ही। यहाँ पे नॉर्थ है और 23 से 1/2 साउथ या फिर 23 अंश, तो ये साउथ। इसके मकर रेखा की अगर हम सब बात करें तो दोस्तों मकर रेखा आपका, इसमें आपका ओ ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओ 23 से ही 1/2 अक्षांश पे होगा मकर रेखा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे थे गिर शेर परियोजना अवस्थित है। इसको आपको बताना है गुजरात में अवस्थित है या फिर महाराष्ट्र में या फिर मध्य प्रदेश में। जो आपका गिर शेर परियोजना है उसको आपको बताना है। अगर हम सब गिर शेर परियोजना की बात करें तो यह गुजरात में स्थित है। गुजरात के जूनागढ़ जो जिला है वहाँ पे यह स्थित है। यह एकमात्र ऐसा उद्यान है जहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। इसको जो है 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। कितने में? 1973 में। इसे एशियाई सिंहों का घर भी कहा जाता है, होम ऑफ एशियाटिक लायन। अगला क्वेश्चन है, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। इसको आपको बताना है। शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं कि जीवाणु होते हैं या फिर मांसाहारी या शाकाहारी होते हैं। इसको आपको बताना है। इसमें आपका जो है सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता जो होते हैं आपके मांसाहारी होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। अगर इसकी श्रृंखला की हम सब बात करें तो दोस्तों
जैसे आपका घास हो गया, टिड्डा जैसे घास है, घास को क्या खाएगा, टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक, फिर मेढक है, सर्प, सर्प के बाद गिद्ध हो गया। गिद्ध जो है आपका मतलब मांसाहारी में आता है। वही हम इसमें पूछ रहे हैं कि सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता, उच्च स्तर का उपभोक्ता आपका गिद्ध में आएगा, या फिर शेर है वो भी आएगा, सबके उच्च स्तर के उपभोक्ता में आएंगे। वही आपके मांसाहारी होते हैं, शाकाहारी नहीं होते, जीवाणु भी नहीं होता, मांसाहारी या शाकाहारी होते ही नहीं है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय अवस्थित है, उसको आपको बताना है। जिनेवा में है, हेग में है, न्यूयॉर्क में, या फिर पेरिस में है। जैसे आप सबको ही पता होगा दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो आपका हेग में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर इसकी स्थापना की हमसे बात करें तो दोस्तों, इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुआ था। और जो हेग है आपका नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ पे? नीदरलैंड में। कभी कभी ऐसा भी देता है हेग ना देकर नीदरलैंड दे दिया, तो फिर अब ध्यान रखेंगे कि हेग जो है आपका नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे WWF से आशय की बात कर रहे हैं, इसको आपको बताना है। वर्ल्ड लाइफ फंड से है, वर्ल्ड से, या फिर वर्ल्ड वाइफ लाइफ फंड से, या फिर वर्ल्ड वाच फंड से है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइल्ड सॉरी, हाँ, इसका जो कि राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ही, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये आपका राइट आंसर है। इसकी स्थापना जब हुई थी दोस्तों 1962 में हुई थी, WWF की। इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। अब उसको आपको बताना है। सब जो पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक है उसको बताइए। समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है। वायुमंडल का जो सबसे नज़दीक है दोस्तों वह आपका है क्षोभ मंडल है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। कब अपनाया था उसको आपको बताना है। 20 जनवरी 1950 को अपनाया था, या फिर 24 जनवरी 1950 को, या फिर 21 मई 1949 को, या फिर 13 नवंबर 1949 को। जो राष्ट्रीय गान था दोस्तों वह आपका रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित था। राष्ट्रीय गान जैसे आप सबको पता होगा, जनगण मन अधिनायक जय है, ये आपका 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम सब देखते हैं। कह रहे हैं गंगा नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है उसको आपको बताना है। अरावली श्रेणी में, लद्दाख ग्लेशियर में, या फिर गंगोत्री ग्लेशियर में, या फिर मिलाप ग्लेशियर में। जो आपकी गंगा निकलती हैं उसको आपको इसमें आपका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गंगोत्री ग्लेशियर में। ये जो गंगोत्री ग्लेशियर अवस्थित है दोस्तों, यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। वहीं से आपका गौमुख के निकट गंगोत्री हिमानी या गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं। वहाँ भी इसको भागीरथी कहते हैं। जो गंगा नदी है जहाँ से निकलती है वहाँ पे इसको भागीरथी नदी कहते हैं। फिर आके आके यहाँ मिलती है देवप्रयाग में, यह अलकनंदा से मिलती है। कौन सी नदी आपकी? भागीरथी। अलकनंदा से मिलने के बाद यह एक धारा बन जाती है, तो फिर यहाँ से गंगा के नाम से जानी जाती है। इसकी पूरी लंबाई की अगर हमसे बात करें तो दोस्तों 25 से 25 किलोमीटर है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। आपका उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। इसके बाद ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं, उसको आप कितने सदस्य हैं इसको आपको बताना है। 3 हैं, 4 हैं, कि 5 है, कि 6 हैं। अगर संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या हम सब बात करें तो इसमें 5 होते हैं। जो अस्थायी सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, अस्थायी सदस्य 5 होते हैं। अगर इसमें सदस्यों की बात करें तो अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है।
और इसमें 10 अस्थाई भी सदस्य होते हैं। टोटल इसमें 15 सदस्य होते हैं और 10 अस्थाई होते हैं और 5 अस्थाई सदस्य होते हैं। जो अस्थाई सदस्य यही हैं। अगला क्वेश्चन है पुष्कर मेला पूछ रहे हैं। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? पुष्कर मेला एक बहुत ही आपके इस जितने भी एग्जाम होते हैं इसमें पुष्कर मेला से जरूर क्वेश्चन आता है। यह कहाँ होता है इसको आपको बताना है। राज्य भी बताइए और वो किस स्थान पे होता है उसको भी बताइए। जयपुर में होता है कि उदयपुर में होता है कि जोधपुर में होता है कि अजमेर में होता है। जैसे नाम से ही सारे क्लियर हो गए। आपके राजस्थान की बात हो रही है। अब राजस्थान में कहाँ पे होता है इसको आपको बताइए। यह जो है पुष्कर मेला आपका अजमेर में होता है। कहाँ पे? अजमेर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण को मापने से संबंधित है? ऑप्शन है ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग या फिर सर्वे ऑफ इंडिया। जो एजेंसी आपका प्रदूषण का मापन करती है उसको आपको बताना है। इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है इसको आपको बताना है। पश्चिम बंगाल में है, गुजरात में, एक राजस्थान में, एक असम में है। जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है वह आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है। अब यह राजस्थान के अलवर में स्थित है। यह 1958 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था तथा 1979 में टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। कौन सा? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। आपका इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है एटीपी, सूर्य प्रकाश, डीएनए, फिर आरएनए। इसमें ऊर्जा का प्रमुख स्रोत आपको बताना है। जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है दोस्तों सबको पता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सूर्य का प्रकाश। यहाँ पे दोस्तों आज का आपका पेपर खत्म होता है। आपका 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। इसमें हम सब सीडीपी को कंप्लीट किए, हिंदी को कंप्लीट किए, ईवीएस को कंप्लीट किए। अब हम सब आगे दूसरा सब्जेक्ट खत्म करेंगे दोस्तों। इसमें जो आपका बाकी सब्जेक्ट है, इंग्लिश बाकी है, मैथ बाकी है और संस्कृत बाकी है। इसको भी हम सब अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ आपको यूपी टेट का कंप्लीट पैकेज उपलब्ध कराया जाएगा जो कि आपके लिए निःशुल्क रहेगा। अब इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। इसी के साथ यह क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।